नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों के महा बुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। खबर सूरत से है, जहां कोर्ट ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई है। मामला साल 2019 में राहुल गांधी के प्रचार से जुड़ा हुआ है, प्रचार के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिस पर आज फैसला सुनाया गया। दाढ़ी, सफेद शर्ट और सुरक्षा कर्मियों का घेरा। तस्वीरें सूरत कोर्ट की है, जहां गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में फैसला सुनाया गया। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई, साथ ही 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। वो ऐसे चीजों के ऊपर कोर्ट में केस सामना कर रहे हैं और क्या कहा जाए, एक समुदाय को अपमानित और लांछित करने का जो प्रयास किया गया वो बहुत दुखद है और ये कहीं से भी भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो का प्रतीक है। कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सत्य उनका भगवान है। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि मेरे भाई न कभी डरे हैं और न कभी डरेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या फिर नीरव मोदी या फिर नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और अब राहुल उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। बहरहाल सजा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर तो राजनीति हो रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी पर आधारित एक और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सूरत की कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा क्या सुनाई। देश में सजा पर जमकर सियासत देखने को मिली और इस सियासत से एमपी और छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। बात पहले एमपी की करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी को आदतन अपराधी कहा, तो दिग्विजय सिंह ने फैसले पर सवाल उठाए। अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है। ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। इस देश में राजनीतिक आदतन अपराधी के रूप में आज मुहर लगी है कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं इस भारत के। दूसरी ओर रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर मूर्ति के नीचे राहुल को मिली सजा के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी से डरी हुई है। तो बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा कि फैसले से राहुल गांधी को सबक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित है। आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है। बहरहाल देश संविधान के मुताबिक चलता है और सच ये है कि राहुल गांधी ने बयान दिया था और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिस पर जमकर राजनीति हो रही है। सूरत कोर्ट के फैसले का सबक क्या है, चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। पहला सबक तो यही है कि कोई भी शख्स, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। कहना यह भी सही होगा कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।
सूरत कोर्ट के फैसले को कांग्रेस और दूसरे दल बीजेपी की साजिश बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी आज भी अपने बयान पर कायम हैं। इस फैसले के बाद नेताओं को शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखने का सबक मिला है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी व्यक्ति, किसी समाज, वर्ग या धर्म का अपमान करने का हक किसी को नहीं है। वैसे एक सच ये भी है कि नेताओं पर अक्सर मानहानि के मुकदमे होते रहते हैं, जिसमें कुछ नेता माफी भी मांग लेते हैं। इसका सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने मानहानि के मुकदमों में अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया, हरियाणा से बीजेपी सांसद अवतार सिंह भड़ाना, नितिन गडकरी, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से लिखित में उन्होंने माफी मांगकर केस को खत्म करवाया। और अंतिम बात, आज राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। वजह इसकी राहुल ही हैं। राहुल गांधी सांसदों को सजा से बचाने वाला विधेयक खुद अपने हाथों से फाड़ा था। मुझे याद है उस वक्त मैं खुद चश्मदीद था जब उन्होंने अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। बुधवार को रायपुर में निकली एक रैली पर आज जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। रैली खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में निकाली थी। विपक्ष ने सरकार से रैली को लेकर सवाल पूछे, जिसका जवाब सरकार ने दिया। वहीं पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बुधवार को रायपुर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली निकाली गई। गुरुवार को प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ये रैली ही थी, जिसमें विवादित नारे भी लगाए गए। आज बीजेपी ने रैली को लेकर सरकार से सवाल पूछा। रायपुर में जुलूस निकल जाए खालिस्तान का नारा लगाते हुए, जिंदाबाद के नारा लगाते हुए, न पुलिस को मालूम, न सरकार को मालूम, न खुफिया तंत्र को मालूम। आखिर कानून व्यवस्था प्रदेश में है कहां पर? कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो गई है। 400-500 लोग सड़कों पर आकर भारत की संप्रभुता को चैलेंज करते हैं। विधानसभा में रैली को लेकर जमकर हंगामा भी देखने को मिला। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ने रैली को लेकर कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और देश विरोधी गतिविधियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको नोटिस भी दी गई है कि बिना जानकारी के आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, उसके विषय में जो न्यायोचित कार्यवाही हो करने के निर्देश दे दिया जाएगा। इधर तेलीबांधा गुरुद्वारे के अध्यक्ष ने पत्र जारी कर कहा कि हम भारत के संविधान पर आस्था रखते हैं। खालिस्तान मांग की हम कड़ी निंदा करते हैं। यानी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में रैली को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। खालिस्तान समर्थक दिलेर सिंह ने भी यू टर्न ले लिया है। पूरी घटना से कुछ सीख मिलती है, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। एक शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। राज्य के सभी व्यक्ति और संस्थाएं संप्रभुता के अधीन हैं। संप्रभुता बाहरी और आंतरिक दोनों दृष्टि से सर्वोपरि होती है। संप्रभुता का तात्पर्य राज्य की उस शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय, जो समुदाय होता है, वो राज्य के ऊपर नहीं होता। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ है राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। बहरहाल प्रदर्शनकारियों को समझना चाहिए था कि वो जिसके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। अब प्रदर्शनकारियों को नोटिस मिला है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यानी बैठे बिठाए भावनाओं में बहकर प्रदर्शनकारियों ने खुद ही मुसीबत मोल ले ली। प्रदर्शनकारियों को अमृतपाल सिंह की सच्चाई को समझना भी चाहिए था। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं को साधने के लिए सरकार ने यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च कर दिया है। भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं भी की। वहीं कांग्रेस सरकार की युवा नीति पर सवाल उठा रही है। यानी कांग्रेस सरकार की युवा नीति पर सवाल क्यों उठा रही है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
एमपी में इसी साल चुनाव है, लिहाजा सरकार ने आदिवासियों और महिलाओं के बाद यूथ पर फोकस शुरू कर दिया है। इसके लिए भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में युवा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिसमें हिंदी के छात्रों के लिए मेडिकल सीट्स रिजर्व की जाएंगी। नीट में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 5% आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 1 साल में जितने चाहे नौकरी फॉर्म भरें, फीस एक बार ही लगेगी। एमपी सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी लाएगी। ये युवा नीति केवल कर्मकांड नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है, एक छोटा प्रयास है। वहीं युवा नीति को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। तो मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह जी की सरकार की युवाओं से संबंधित नीति का और नीयत का मूल्यांकन होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। पूरे देश में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। सरकार ने युवा नीति की लॉन्चिंग कर मास्टर स्ट्रोक मारा है। इससे पहले लाडली बहना योजना लॉन्च कर सरकार प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रही है। अब इस कवायद का फायदा चुनाव में कितना मिलता है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। खबर आपने देख ली, तो वक्त है शिवराज सिंह चौहान के यूथ कार्ड को डिकोड करने का। मध्य प्रदेश में युवाओं की बड़ी तादाद है और ऐसे युवाओं की भी अच्छी खासी तादाद है जो पहली या दूसरी बार वोट देंगे। और आज जो शिवराज सिंह चौहान ने घोषणाएं की हैं, वो सारी कवायद युवाओं को आकर्षित करने की है। बहरहाल यहां एक बात समझनी होगी कि शिवराज सिंह चौहान की राजनीति की यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, आपने सुना होगा, एक ऐड देखा होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। ये इसमें कुछ है नहीं, लेकिन वो टूथपेस्ट को अलग बनाती है। तो वैसे ही लोक लुभावन योजनाएं, ऐसी योजनाएं जिससे लोगों को सीधे फायदा पहुंचे, जैसे कि लाडली बहना, लक्ष्मी योजना। शिवराज की ये नीति ही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस विपक्ष में है, सरकार बीच में ही गिर गई थी। ऐसे में कांग्रेस कैसे शिवराज की इन योजनाओं के हितग्राहियों को साधेगी? साफ शब्दों में कहा जाए तो शिवराज को काउंटर करने के लिए कमलनाथ को तगड़ी रणनीति बनानी होगी और बिना इसके काम नहीं होगा। तो गुरुवार को विधानसभा में एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। मुद्दा सीएसआर से जुड़ा था। सीएसआर का मसला नेता ने नारायण चंदेल ने उठाया, प्रतिपक्ष के नेता ने, जिसका जवाब सरकार की ओर से मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिया। क्या दिया, आपको दिखाते हैं। सीएसआर मद में जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा की हैं, जहां इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएसआर मद से खर्च और उसमें अनियमितता का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि सीएसआर मद में कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी खर्च हुई। आज 4.5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएसआर मद के खर्च करने के लिए कोई स्पष्ट नीति, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाया। आपकी सरकार की कोई ऐसी योजना है क्या? क्योंकि सरकार का कार्यकाल तो अब समाप्त होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब मंत्री कवासी लखमा के गैर मौजूदगी में मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिया। गवर्नमेंट के तरफ से क्या नीति बनाई गई है, जैसे माननीय सदस्य चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसको मंगवा के उसका अध्ययन कर लेंगे और उसमें समुचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। और यदि मान लो सीएसआर मद के अंतर्गत यदि कोई कार्रवाई प्राप्त नहीं भी होती तो फिर कार्रवाई भी की जा सकती। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा कि उड़ीसा सरकार ने सीएसआर मद के खर्च के लिए नीति बनाई है, यहाँ कोई नीति क्यों नहीं बनाई गई? मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि उड़ीसा की नीति की जानकारी मंगाकर उस पर विचार किया जाएगा। या प्रॉफिट का 5 करोड़। खबर आपने देख ली। सवाल पैदा होता है कि जिस सीएसआर फंड की बात हो रही है वो होता क्या है? चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर फंडिंग और ग्रांट प्रक्रिया है जिसके तहत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ और जिला प्रशासन कॉर्पोरेट सेक्टर से वित्तीय और दूसरी सहायता लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनियों के औसत शुद्ध लाभ में 2% का योगदान प्रदान करना एक अनिवार्य प्रावधान है। सीएसआर को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की उपधारा 1 के अनुसार आवश्यक और लागू किया गया है। इसके अनुसार जिन कंपनियों की सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या सालाना आय 1000 करोड़ की है,
या सालाना लाभ 5 करोड़ का हो तो उनको CSR पर खर्च करना जरूरी होता है। यह खर्च 3 साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। कंपनी के पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी भी होती है। CSR के प्रावधान केवल भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि ये भारत में विदेशी कंपनी की शाखा और विदेशी कंपनी के परियोजना कार्यालय के लिए भी लागू होते हैं। मध्य प्रदेश की जिला अदालतों में पुराने मामलों के निराकरण के लिए हाई कोर्ट के निर्देश का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश भर के वकील 3 दिन की हड़ताल पर हैं। अगर हाई कोर्ट 25 मार्च तक निर्देश वापस नहीं लेता है तो हड़ताल बढ़ाई भी जा सकती है। MP में पुराने मामलों के निराकरण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश का विरोध शुरू हो गया है। स्टेट बार एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश के 92,000 से ज्यादा वकील 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। जबलपुर के वकीलों का कहना है कि निर्देश वापस नहीं होता तो हड़ताल बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए ये आज हड़ताल की जा रही है। वहीं इंदौर जिले में भी 8,000 वकील लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 1 लाख अधिवक्ता आज न्यायालयीन कार्य से विरत है, जिसमें इंदौर के भी लगभग 7,000 अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत है और हजारों प्रकरणों की सुनवाई इससे प्रभावित होगी। दरअसल हाईकोर्ट ने हर महीने 25-25 पुराने प्रकरणों के निराकरण का फैसला किया है। वकीलों की दलील है कि ऐसे में निराकरण नहीं बल्कि निपटारा होगा। अब 26 मार्च को बैठक में अगली रणनीति तय होगी। खबर तो आपने देख ली। पुराने केसों को निपटाने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वकील लामबंद हो गए हैं। आखिर वकीलों की दिक्कत क्या है और देश में पेंडिंग केसों की स्थिति क्या है, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। साफ बात है, अगर हाई कोर्ट की मंशा के मुताबिक पुराने को निपटारा जल्द से जल्द होने लगा तो इसका असर वकीलों की जेब यानी कमाई पर होगा। वकीलों के लिहाज से देखें तो केस जितना लंबा खिंचे उतना अच्छा है। सुनवाई पर सुनवाई होती रहे और क्लाइंट से फीस मिलती रहे। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। देश की अदालतों में पेंडिंग केसों की बात करते हैं। पिछले 10 सालों में सिविल और क्रिमिनल पेंडिंग केस की तो ये जिला स्तर पर 34 लाख से ज्यादा हैं। इस बात को भी तो वकील कम से कम ध्यान दें। हाई कोर्ट में ये लिस्ट 12.5 लाख से ज्यादा की है और सुप्रीम कोर्ट में कुल 11,000 मामले हैं। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कुछ महीनों में 5 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच सकती है। लंबित मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में कमी आ सकती है, लेकिन असली चुनौती निचली अदालतों की है। तो चलिए कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पहले तो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हजारों किसानों की फसल बर्बाद हुई, फिर पटवारी और अधिकारियों से लापरवाही सर्वे पर दिखे। इनकी लापरवाही सर्वे पर दिखी है और अब सहकारी सोसाइटी किसानों को कर्ज वसूली के नोटिस भेजकर परेशान कर रहा है। MP में मौसम की मार से जूझ रहे किसानों के सामने एक और आफत आ खड़ी है। सरकार की बिना ब्याज योजना के तहत कर्ज लेने वाले 39 लाख किसानों को सहकारी समितियां वसूली की नोटिस भेज रही है। KCC के कर्ज भरने की आखिरी तारीख 28 मार्च है। ऐसे में किसान संघ और कांग्रेस सरकार से किसानों से कर्ज वसूली में राहत की मांग कर रहे हैं। तो ये जून में भरने का रहता है, पर ये पुराना कर्ज है, तो ये तो किसानों को जमा करना चाहिए, पर हम तो मांग करेंगे कि तारीख बढ़ाई जाए। न त्योहार दिख रहे हैं, न आदमी की परेशानी दिख रही है, वसूली दिख रही है, चाहे वो किसान हो या आम आदमी हो। वहीं बीजेपी किसानों की मदद का भरोसा दे रही है। राहत की राशि है वो भी मिलेगी और ये वो सरकार है जिसने किसान को डिफॉल्टर से बचाने के लिए उसकी ब्याज की राशि भी स्वयं देने की घोषणा की है। सदैव किसान हित में खड़ी नजर आएगी। ज्यादातर किसानों की फसल कटी नहीं, जहां कटी वहां बिकी नहीं। ऐसे में वो कर्ज भरे तो भरे कैसे? न्यूज डिकोड खबरों का महा बुलेटिन तो है ही, साथ ही करंट अफेयर से भरा एक ऐसा शो है जो आपको रखता है दूसरों से आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।